हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज फाइनेंस एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इन सभी टॉपिक्स को कवर किया था। तो आप इससे पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। और फाइनेंस हमारा पूरा यूजीसी नेट के सिलेबस में भी आता है और आपको आपके कोर्स में भी आता है। तो फाइनेंस के टॉपिक पे हमारी 43 वीडियोज़ अपलोड होनी है, जो कि टाइम टू टाइम हो जाएंगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इफ़ दिस वीडियो is helpful for you even 1%, then please subscribe the channel. ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो हम जो फाइनेंस होता है ना, फाइनेंस होता क्या, एक तरीके से हमें पैसा चाहिए, ठीक है। तो हम पैसा कहाँ से ले सकते हैं? हम पैसा इंटरनल सोर्सेज से भी ले सकते हैं। जब हम पैसा बिजनेस के अंदर से ही कहीं से निकाल लेते हैं, दैट इज इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और जब हम बिजनेस के बाहर से पैसा लेते हैं, किसी दूसरे से पैसा लेते हैं, अदर पार्टी से पैसा लेते हैं, तो उसे हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। अब कुछ ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि फाइनेंस किस किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं इसको। तो एक तो हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, और एक हम ओनरशिप के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखो, 3 तरीके के हमारे फाइनेंस होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा फाइनेंस है वो काफ़ी लंबे समय का है, काफ़ी सालों का है। मे बी इट कैन बी ऑफ 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। जब हम लंबे समय के लिए फाइनेंस लेते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोलते हैं। मिडिल टर्म फाइनेंस जब हम 5-7 साल के लिए लेते हैं, मोर देन 1 ईयर, और लेस देन 7 to 8 ईयर्स, तो वो हमारा मिडिल टर्म फाइनेंस होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो होता है हमारा लो पीरियड के लिए तो होता है, जैसे कि 1 साल तक का हो सकता है। ये चाहे तो 10 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 10 महीने का भी हो सकता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड नहीं हो सकता। फिर आता है ओनरशिप के बेसिस पे। उसमें आता है ओनर्स फंड। जब ओनर खुद का पैसा इन्वेस्ट करता है, अपना खुद का प्राइवेट पैसा, पर्सनल पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो उसे हम ओनर्स फंड कहते हैं। लेकिन अगर वो किसी दूसरे से पैसा लेकर के फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम बोरोड फंड कहते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि हमने उससे इंटरेस्ट पे पैसा ले रखा है, लोन पे पैसा ले रखा है, ब्याज पे पैसा ले रखा है, तो दिस इज बोरोड फंड। फिर आती है हमारी सबसे पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस, रिटेन्ड अर्निंग। तो देखो, रिटेन का मतलब क्या है? बची हुई जो हमने अलग से उठा के रखी है। अर्निंग मतलब हमारी कमाई। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? प्रॉफिट दैट बिजनेस इन्वेस्ट इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एज डिविडेंड। प्रॉफिट का वो पैसा, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उसका वो हिस्सा जो आपने डिविडेंड में ना बांट करके अपने पास अलग उठा करके रख रखा हो, और उसी को आप बिजनेस में जब जरूरत पड़े उसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसे हम रिटेन अर्निंग को इन्वेस्ट करना बोलते हैं। ओके, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। किस में से देती है? प्रॉफिट्स में से देती है। लेकिन कई बार वो क्या करते हैं, अगर सपोज हमें डिविडेंड बांटना था 1 करोड़ का, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें से 20 लाख रुपए रिटेन अर्निंग उठा के रख लेते हैं और 80 लाख ही डिवाइड करते हैं। तो और बाद में उस 20 lakhs को हम लेकर के जब नीड होती है बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वही हमारे रिटेन अर्निंग बन जाता है। और ये कौन सा तरीका होता है? ये इंटरनल सोर्सेज का तरीका होता है। ये जो रिटेन अर्निंग होती है, ये किस काम आती है? ये बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए काम आती है। जब हमें बिजनेस में थोड़ा सा कुछ बढ़ाना हो, या फिर हमें एसेट्स परचेज करनी हो, कोई लैंड, मशीन, प्लांट, ठीक है, या फिर हमें अपने डेट्स जो होते हैं वो रीपे करने होते हैं। मतलब हमने किसी से पैसा ले रखा है और अब हमें वो वापस करना है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो हमारा रिटेन अर्निंग के थ्रू किया जा सकता है। फिर इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है कि नो रीपेमेंट ऑन इंटरेस्ट रिक्वायर्ड। यहाँ पे ना तो हमें किसी को दोबारा पैसा देना है, ना ही हमें रिटर्न अर्निंग पे कोई इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। देखो, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने किसी रिलेटिव से पैसा लेकर के अपनी कंपनी में लगा लिया, तो अब रिलेटिव को कभी ना कभी तो पैसा देना पड़ेगा ना। और साथ ही साथ हो सकता है कि अगर हमारे उससे कॉन्टैक्ट अच्छे नहीं है, तो हो सकता है हमें उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ जाए। बट अगर हम अपना ही पैसा जो कि हमने एज अ सेविंग बचा के रखा है, उसे अपनी कंपनी में लगाते हैं, तो ना तो हमें अपना पैसा वापस लेना पड़ेगा और ना ही हमें उस पर कोई इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। फिर इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही होता है कि ये नए स्टार्टअप के लिए सूटेबल ही नहीं है। सूटेबल क्या, उन पे एप्लीकेबल ही नहीं होता है, क्योंकि जो बिजनेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है वो रिटेन अर्निंग कहाँ से लाएगा? ठीक है। और लॉस मेकिंग बिजनेस, जो बिजनेस कंटिन्यूअसली लॉस क्रिएट कर रहा है, लॉस में जा रहा है, उसके पास प्रॉफिट तो बचेंगे ही नहीं, बांटने तक के लिए वो बचा के क्या रखेगा? ठीक है। तो लॉस मेकिंग बिजनेस के लिए भी सुटेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ये भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस का तरीका होता है। ये एक अरेंजमेंट होती है जहाँ पर सप्लायर क्या करता है, बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी दे देता है, अलाउ करता है कि आप मुझसे सामान खरीद लीजिए, कच्चा माल खरीद लीजिए, लेकिन पैसे मैं बाद में ले लूंगा आपसे। ठीक है। तो ट्रेड क्रेडिट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अरेंजमेंट वेयर सप्लायर अलाउ बिजनेस टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ठीक है।
तो इसका क्रेडिट पीरियड कितना होता है? इसका जो क्रेडिट पीरियड होता है वो यूजुअली 30 डेज से 90 डेज तक का होता है, या फिर वो डिपेंड करता है कि आपका सप्लायर कितने दिन का क्रेडिट आपको अलाउ करता है। इसके एडवांटेजेस क्या-क्या होता है कि नो इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट, कि आपको अभी इसी वक़्त जल्दी से जल्दी कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं पड़ेगी। आपको कैश का बंदोबस्त एकदम से नहीं करना पड़ेगा, आपके पास टाइम है। एट लीस्ट अगर मैं मिनिमम भी लेके चलूँ, कम से कम आपके पास 30 दिन है, 30 दिन में आराम से पैसा इकट्ठा कर लीजिएगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है? फिर ये ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। ये बैंक लोन की तरह नहीं है कि आपको पहले पूरी जो है डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, फिर आपका पास होगा तब जाके आपको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ये इंस्टेंट हमने बातचीत करी, वो मान गया, हम तैयार हैं, चलो होगा काम। फिर इस पे नो इंटरेस्ट कॉस्ट, यहाँ पर हमें सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए टाइम मिल रहा है कि आप इतने दिन बाद पैसा दे दीजिएगा। यहाँ पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। कल को अगर वो हम किसी सप्लायर से 10 लाख रुपीज़ का जो सामान है वो क्रेडिट पे लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है हम उसको बढ़ा करके वापस करेंगे, नो, कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज होता है कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो टाइमिंग्स है ना वो बड़ी कंपनीज के हिसाब से बहुत कम है। अगर जो बड़ी कंपनीज होती है वो करोड्स में डील करती हैं, और अगर हमें इतना सामान रॉ मटेरियल क्रेडिट पे लेना पड़े तो फिर 30 to 90 डेज का पीरियड जो है कम होता है फॉर द कैश रिक्वायरमेंट और एनी अदर रिक्वायरमेंट। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज क्या होता है? लॉस ऑफ डिस्काउंट्स। देखो, आपको पता होगा कि जब भी हम सीडी पे सामान लेते हैं, कैश पे सामान लेते हैं, तो हमें सीडी मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है। लेकिन जब हम ट्रेड क्रेडिट पे चलते हैं ना, तो हमारा जो कैश डिस्काउंट का जो होता है ना वो घाटा हो जाता है, क्योंकि हमें क्रेडिट में तो ऑब्वियस सी बात है कैश डिस्काउंट मिलने से रहा। नेक्स्ट हमारा पब्लिक डिपॉजिट्स आता है। तो देखो, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? पब्लिक डिपॉजिट फंड्स होते हैं जो कि कंपनीज रेज करती है आम जनता से, जनरल पब्लिक से, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, और बदले में उन्हें इंटरेस्ट भी देती है, ठीक है? तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो पब्लिक डिपॉजिट आर फंड्स रेज्ड बाय कंपनीज फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर अ फिक्स पीरियड एट अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट। पब्लिक डिपॉजिट पे क्या होता है कि पब्लिक क्या करती है? सपोज अब मैं टाटा की कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है? मैं टाटा की कंपनी में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ, बदले में टाटा क्या देगा? हर महीने मुझे, ये डिबेंचर्स की तरह होते हैं काइंड ऑफ, हर महीने मुझे एक छोटा-सा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो भी हमारा पहले से एग्रीड हुआ होगा, वो मिलेगा, ठीक है? इसका नेचर क्या होता है? ये अनसिक्योर्ड बोरोइंग होती है, जहाँ पर इंडिविजुअल डिपॉजिट मनी जो होते हैं कंपनी में जाती है, बैंक की बजाय। अगर कल को कंपनी लिक्विडेट हो गई, कंपनी घाटे में चली गई, तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, और तो और प्रिंसिपल अमाउंट को भी खतरा हो जाएगा। ओके, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म फाइनेंस तक के लिए होती है। 6 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक इसकी जो ड्यूरेशन है वो जा सकती है, डिपेंड ऑन आवर कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स। फिर आता है रेगुलेशन, कौन इसे संभालता है, इसे की देख-रेख कौन करता है? इंडिया में पब्लिक डिपॉजिट जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रेगुलेट करता है, या फिर कंपनी लॉ जो है वो रेगुलेट करता है, ताकि वो डिपॉजिटर्स के पैसे को कहीं न कहीं प्रोटेक्ट कर सके और प्रोटेक्ट कर सके, ताकि भई उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंशियली स्टेबल और रेप्यूटेबल कंपनीज़ ही पब्लिक डिपॉज़िट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर सकती हैं। अगर कोई भी ऐरी-गैरी कंपनी को हम अलाउ कर दें कि हाँ ठीक है, आप पब्लिक डिपॉज़िट ले लो, तो वो तो पब्लिक का पैसा लेकर के भाग जाएँगे ना। उनको क्या ज़रूरत है काम करने की, जब पब्लिक का पैसा मिल गया, लो और चलो। ओके, तो अब इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं। एडवांटेजेस क्या होती है? लोअर इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट होता है पब्लिक डिपॉज़िट में बहुत कम होता है, तो कंपनी को फ़ायदा हो जाता है, पैसा ज़्यादा मिलेगा और देना ब्याज कम पड़ेगा। नो कोलेटरल, आपको पैसा लेते वक्त जनता को कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। ओके, इजी टू रेज, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, लेंदी प्रोसेस नहीं होती, जल्दी हो जाता है काम। फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी भी चाहें तो अपने जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं उनको रिटर्न कर सकते हैं, और आपकी कंपनी की लायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। रिस्क फॉर डिपॉजिटर्स, एज आई क्लियरली सेड कि यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स का जो पैसा होता है ना वो अनसिक्योर्ड होता है। इफ़ कंपनी बंद हुई, कंपनी का लॉस हुआ, तो आपका भी लॉस होगा। फिर लिमिटेड फंड, यहाँ पे जो फंड्स होते हैं ना वो हम लिमिटेड रेशियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कंपनी भी लिमिटेड रेशियो में जो है उठा सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पब्लिक डिपॉजिट जो होते हैं रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आते हैं, फिर चाहे वो कंपनी लॉ के रिस्ट्रिक्शंस हो या फिर आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस हो, तो आपको बहुत ज़्यादा देख करके सब कुछ चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा हैक्टिक या फिर कॉस्ट वाइज थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। फिर आता है हमारा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये भी एक सोर्स है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को हम आईसीडीज भी कहते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस का तरीका होता है, और ये भी अनसिक्योर्ड लोन की तरह ही होता है, जो कि कंपनी जो है दूसरी कंपनी से लेती है टेम्परेरी पैसे की नीड्स को पूरी करने के लिए। थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। आईसीडीज आर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स दैट वन कंपनी प्रोवाइड्स टू अनदर कंपनी फॉर टेम्परेरी फाइनेंशियल नीड्स। इसका नेचर क्या होता है कि ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बोरोइंग, ये एक बोरोइंग का ही तरीका है, जहाँ पर एक कंपनी अपने जो फालतू के फंड्स होते हैं ना
मीन्स उससे फालतू मतलब बेकार नहीं होते। सरप्लस फंड्स जो होते हैं, उनको दे देती है जिनको कि पैसे की ज़रूरत है। अब देखो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे देते हैं आपको कि पुराने ज़माने में ज़मींदारी सिस्टम चलता था। तो वो करते क्या थे कि उनके पास पैसा बहुत होता था, ठीक है? और खर्चे कम होते थे। तो जो नीडी विलेजर्स होते थे ना, उनको वो पैसा दे देते थे, बदले में उनसे इंटरेस्ट लेते थे। तो सेम यहाँ पर वही सिनेरियो, बस यहाँ पर कंपनीज़ आ गई ज़मींदार और विलेजर की जगह। एक कंपनी ने बहुत पैसा कमा लिया, अब वो क्या करते हैं, उसके पास सरप्लस अमाउंट पड़ा है। वो क्या करते हैं, दूसरी नीडी कंपनी को उसमें से थोड़ा-सा पैसा जो है लैंड कर देती है कि भाई तेरा काम चल जाएगा और मेरी जो है एक छोटी-सी शॉर्ट टर्म इनकम हो जाएगी। तो ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉज़िट वही सिस्टम होता है। इसकी ड्यूरेशन 7 डेज़ से लेके 1 ईयर तक हो सकती है। ये जो होता है शॉर्ट टर्म ही होता है। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि अपनी जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल होती है ना, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो मैनेज हो जाए और जो हमारा सरप्लस फंड है, वो अच्छे तरीके से इन्वेस्ट भी हो जाए। इसका रेगुलेशन कौन करता है? इसका रेगुलेशन हमारे बैंक करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेट लॉ के अंडर आते हैं, ओके? तो हमारे जो आईसीडीज़ होते हैं, वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला तरीका आता है कॉल डिपॉज़िट्स। कॉल डिपॉज़िट्स क्या होते हैं? ये तभी दिए जाते हैं, इट इज़ रीपेएबल ऑन डिमांड, जब माँगे जाएँ, ठीक है? यूजुअली जो कॉल डिपॉज़िट का टाइम पीरियड होता है, वो 7 से 15 दिन तक का होता है। फिर आता है हमारा 3 मंथ डिपॉज़िट। जो 3 मंथ डिपॉज़िट होता है, वो हमारे 3 महीने के लिए फ़िक्स होता है। इसका कोई प्रीमैच्योर विथड्रॉल नहीं होता। अगर हमने 3 महीने के लिए जो है डिपॉज़िट्स दिए हैं या लिए हैं, तो उसका टाइम पीरियड फ़िक्स है। हम उसको 1 महीने, 2 महीने, डेढ़ महीने में ख़त्म नहीं कर सकते। फिर आता है 6 मंथ डिपॉज़िट, जो कि 6 महीने के हाइयर इंटरेस्ट रेट पे शॉर्ट टर्म डिपॉज़िट में दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा ज़्यादा होता है क्योंकि टाइम पीरियड 6 मंथ्स का है और ये जो 6 मंथ्स होता है, यहाँ पर भी टाइमिंग हमारा फिक्स होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? क्विक अवेलेबिलिटी, ये जो होता है बहुत जल्दी मिल जाता है। देखो कॉल मनी, कॉल किया और पैसा आ गया, ठीक है? कॉल मनी इसलिए बोला जाता है इसे। नो कोलेटरल, कुछ भी चीज़ आपको गिरवी नहीं रखनी, मॉर्गेज नहीं रखनी, कोई कोलेटरल नहीं देना। फ्लेक्सिबल टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आप अपने पर्सनल रिलेशंस के हिसाब से कम्युनिकेट कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि हाई रिटर्न्स, यहाँ पर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? आपने अगर सपोज़ अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करा है, और वो कॉल पुट ऑप्शन सुना ना स्टॉक मार्केट में, ट्रेड मार्केट में, तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट लक चल गया, इंटरेस्ट रेट अच्छा भी मिल सकता है आपको। लेकिन यहाँ पर रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, आपको कई बार ना स्पेकुलेशन की वजह से आप इन्वेस्ट कर देते हो और आपका पैसा डूब जाता है, ठीक है? वो उस वे में वर्क नहीं करता, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का रिस्क होता है। नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, ये जो होता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पर मिनट्स में और सेकंड्स में चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है? लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इशू ऑफ शेयर्स, कि कंपनी शेयर्स इशू करती है। आईपीओ सुना होगा आपने। तो शेयर्स होते क्या है, कंपनी अपनी कैपिटल को बहुत ही छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है और उन हिस्सों को हम शेयर्स कहते हैं। शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है, जैसे कोई शेयर जो है वो ₹100 का, ₹200 का, ₹150 का, ₹5 का, ₹10 का भी हो सकता है, और ₹1 का भी हो सकता है। तो आपने अपनी कंपनी के जो शेयर्स है, कम कैपिटल है, उसको कितने हिस्से में डिवाइड करा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैपिटल होती है ये जो कि हम जनता से लेते हैं। कैपिटल ऑब्टेन बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, और जो हम कैपिटल शेयर्स के थ्रू इकट्ठा करते हैं उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। और जो इंसान के पास शेयर है, जिसने हमारे शेयर्स खरीद रखे हैं, उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। इसमें 2 तरीके के होते हैं, हमारे इक्विटी शेयर्स होता है, प्रेफ़रेंस शेयर्स होता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा-सा मैं इश्यू ऑफ शेयर्स को एक बार और थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कंपनी की कैपिटल है अ, ₹1000 की, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो मैंने क्या किया, अपनी कंपनी को ना ₹1000 को डिवाइड कर दिया, ₹10-10 का एक शेयर बना दिया। तो एक तरीके से अब मेरे कंपनी के ना 100 डिवीज़न हो गए, ठीक है? तो वो 100 डिविज़न्स अब चाहे तो एक ही इंसान खरीद ले, चाहे तो 100 अलग-अलग पर्सन खरीद ले, चाहे तो 10% 10-10 की रेशियो में खरीद ले। तो इश्यू ऑफ शेयर्स कुछ इस तरीके से चलता है। ओके, इक्विटी शेयर्स क्या होता है? इक्विटी शेयर्स एक ऐसा स्टॉक होता है जो कि ओनरशिप देता है कंपनी में आपको। जिसके पास इक्विटी शेयर है, उसके पास आपकी कंपनी का वोटिंग राइट भी होता है, अकाउंट्स चेक करने का राइट भी होता है। ओके, इट इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल का परमानेंट सोर्स होता है क्योंकि ये लाइफ टाइम तक कभी पैसा इसका वापस नहीं किया जाता। मोस्टली शेयर्स में अगर आपने रिडीमेबल शेयर्स खरीद रखे तो एक बात अलग होती है। ओके, इनका जो रिटर्न होता है वो डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाता है। कंपनी जो होता है शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। कंपनी डिविडेंड तभी देगी जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, और जो डिविडेंड का रेट होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होते।
साथ ही साथ इक्विटी शेयर होल्डर को, जैसे मैंने कहा था, कंपनी में वोटिंग राइट भी मिलता है। फिर हमारे आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कॉमनली जो प्रेफर्ड स्टॉक बोले जाते हैं, कि पूरी कंपनी में सबसे पहले तो डिबेंचर होल्डर को उसका ब्याज मिलता है, उसके बाद शेयर होल्डर को सबसे एंड में मिलता है, उसके बाद मिलता है प्रेफरेंस शेयर वाले को उसका डिविडेंड। ठीक है। और ये जो होता है ना, स्टॉक जो होता है बहुत ही कॉमन स्टॉक होता है, क्योंकि इसको प्रायोरिटी दी जाती है। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी फिक्स होता है। आप प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते वक्त आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतना परसेंट जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंशियल राइट होता है, पोटेंशियल राइट होता है कंपनी की कैपिटल में। अगर कंपनी डिसोल्यूट हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो चाहे एसेट बेच के पैसा देना पड़ जाए, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को उसका पैसा मिलेगा जरूर। ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कोई वोटिंग राइट नहीं होता कंपनी में, जबकि इक्विटी शेयर्स वालों को होता है। और ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये रिडीमेबल भी होते हैं, मतलब टाइम से पहले खत्म भी किए जा सकते हैं, और तो और इन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। बहुत तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, अगर उसके बारे में भी जानना है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर दैट। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि इनके जो डिविडेंड होते हैं ना वो थोड़े से हाई होते हैं, वो लेकिन इन पर ना कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। फिर हमारा आता है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। डिबेंचर जो होता है एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि कंपनीज कैपिटल रेज करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, जहां पर इन्वेस्टर, जिसे कि हम डिबेंचर होल्डर बोलते हैं, वो एक फिक्स इंटरेस्ट के बदले में अपनी कंपनी में आपको पैसा, सॉरी, जो एक फिक्स इंटरेस्ट के बदले में आपकी कंपनी में अपना पैसा लगाता है, या इसका जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, और इसकी मैच्योरिटी पीरियड भी फिक्स होती है। डिबेंचर जो होता है ना, अगर आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, कंपनी अकाउंट्स में क्वेश्चन आता है, 7% डिबेंचर इशू करे हैं, 8% डिबेंचर इशू करें, तो वो उसका परसेंटेज रेट है। ठीक है, जितना इंटरेस्ट हम देने वाले हैं। और इसका मैच्योरिटी पीरियड भी फिक्स होता है, कि आप 10 साल के लिए इशू कर रहे हो, 5 साल के लिए इशू कर रहे हो, 2 साल के लिए इशू कर रहे हो। ठीक है। इसकी जो कॉस्ट होती है ना, लो होती है इक्विटी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। दूसरा, आपको वोटिंग राइट नहीं देने पड़ रहे। तीसरा, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इसलिए डिबेंचर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट डिबेंचर जो होता है ना, एक बोझ होता है, परमानेंट बोझ होता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे घाटा हो। लेकिन इक्विटी में तभी डिविडेंड दिए जाते हैं जब अच्छा प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट जो होता है यहाँ पर डिबेंचर्स का डिडक्टेबल होता है, तो कंपनी का जो टैक्सेबल इनकम होती है वो कम हो जाती है। फिर डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता, और इसलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। ठीक है। और ये जो कंपनी में ना डिबेंचर जो थोड़ा बर्डन बन जाता है, क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना है इवन इन लॉस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत ही वाइड टॉपिक है, तो इसके 2 वीडियोस और आएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉमर्स, you can join our coaching center named as Azurish. Enrollments are free for few weeks, and also subscribe and comment कि आपको वीडियो कैसी लगी। Also if आपको कुछ समझ में नहीं आया था, you can mention in the comment section, I will explain you that personally.